ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथान। आज हम किसी राजनीतिक टूटू मैमे में नहीं जाएंगे, लेकिन आज के सवाल होंगे राजनेताओं से ही। तमाम दलों से वो सवाल होंगे, पूरे सिस्टम से वो सवाल होंगे। नेपाल में कल आई तबाही में नुकसान का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। विदेशी टूरिस्ट की भी बड़ी संख्या में मौत हुई है और इनमें सर्वाधिक भारत के। भारत से राहत सामग्री की दूसरी खेप अब से कुछ देर पहले नेपाल के लिए रवाना हो चुकी है। अब ऐसे में बहस क्यों जरूरी है, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बार बार आपदाओं के बावजूद इंसान गलती कहां कर रहा है, इस पर बात जरूरी है। प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से हादसे की गंभीरता कितनी गुना बढ़ रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। राजनीतिक प्राथमिकताओं में कुदरती आपदा आखिर ठहरती कहां है, इस पर आज बात जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि हम तबाही होने तक कुदरती आपदाओं को आखिर नजरअंदाज क्यों करते हैं। हम सब जानते समझते बूझते हुए भी ऐसे बदलाव क्यों करते हैं जिनसे तबाही को न्योता मिलता है। आपदाओं से बचाव राजनीतिक एजेंडे में अक्सर कहीं पीछे क्यों दिखाई देता है, क्यों पीछे छूट जाते हैं। और भी कई दूसरे सवाल होंगे जिस पर आज हम ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ में होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। भयावह तस्वीरें हैं जो नेपाल से सामने आ रही है और इसीलिए जरूरत है सतर्कता की, प्रकृति की जरूरतों और इच्छाओं के सम्मान की। क्योंकि कुदरत जब अपनी पर आती है तो इंसान बेबसी से देख भर सकता है। अब इसी पर कुछ खास मेहमान, एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। फटाफट से परिचय में करवा देती हूँ। मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व सदस्य एनडीएमए के भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दीक्षु कुकरेजा टाउन प्लानर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल झा पूर्व मंत्री हैं, वाटर रिसोर्स नेपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील कुमार जियोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल, मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। ये तस्वीरें सर क्या कह रही हैं? और अगर भारत के लिहाज से भी हम देखें, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, सीमा पार अगर हम देखें तो बहुत सटे हुए यूपी बिहार, यहाँ अलर्ट जारी हो चुका है। कितना खतरनाक है सर? थैंक यू मानी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मुद्दे को उठाया है। और ये मुद्दा आपने नॉर्मल तरीके से ना उठा के उसकी जड़ में जाने की कोशिश की है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और उससे क्या लेसन और प्रकृति के साथ में क्या खिलवाड़ हो रहा है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है और हम कोई लेसन लर्न नहीं करते। 2013 में बहुत बड़ा एक ऐसी तरह की आपदा जो है वो उत्तराखंड में आई थी और मैं उस समय एनडीएमए में था। एनडीएमए पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व था और भारतीय वायुसेना ने बहुत ज्यादा वहाँ पे उस रेस्क्यू वर्क किया था। इनसे हम नहीं जो समझते हैं जो एक ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, ये सब उसका नतीजा है। अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर में जो एक ग्लेशियर है वो मेल्ट हुआ है और मेल्ट हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड इतनी भयंकर हुई है कि जिसका प्रकोप जो है 5.2 स्केल का जो एक अर्थक्वेक होता है वो फील किया। पहले तो सबने सोचा कि 4.4 है और ये कोई अर्थक्वेक है, लेकिन ये एक लैंडस्लाइड का नतीजा था। और लैंडस्लाइड के नतीजे से पूरा जो हिला दिया गया है पूरे उस एरिया को। और एक बात और समझने की बात है कि जो पहाड़ी एरिया में कोई भी इस तरह की आपदा है या फ्लड आता है, फ्लैश फ्लड आता है, उसमें एक तो स्लोप होता है बहुत ज्यादा, दूसरी वेलोसिटी बढ़ जाती है डाउन साइड स्लोप की वजह से। तो ये सब कुछ मिला करके ये एक लिक्विड कंक्रीट के रूप में सब चीजों को धकेलते हुए लाया है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि लिक्विड कंक्रीट वो जम गई है जगह जगह प्लेसेस पर, और ये कभी भी दोबारा जो है जल्दी ये हो सकता है। इसको आने में जो है दूसरे की भी बड़ी एक केयरफुली रहना। दूसरी एक बात मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि ये सबको पता है कि इस दौरान में मानसून के सीजन में लैंडस्लाइड होते हैं। तो जो टूरिस्ट हैं या जो टूरिस्ट ऑर्गेनाइजिंग
एजेंट्स हैं वो उस समय ये नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं उनकी तो मजबूरी है, वो तो रहेंगे ही। अभी बताइए 400 टूरिस्ट 800 टूरिस्ट ये सब जो डिसअपियर हुए हैं इनको नहीं जाना चाहिए था। तीसरा ये है कि हमने जो ये हुआ था फ्लड 2013 में केदारनाथ के पास में, उससे कुछ सीखा नहीं है। जो रिवर बेड्स होते हैं उससे हार्डली 2, 4, 5, 10 फीट की ऊंचाई पर लोग घर बना लेते हैं, लेकिन जब ये इस तरह की आपदा आती है उसमें करीब ये आपने बहुत सही बात कही सर, हम कोई लेसन भी नहीं लेते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन दीक्षु कुकरेजा जी, अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम है कि लेसन अगर आप ले भी लें तो आप उसके बाद की तैयारी करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि पहले कुछ इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, वो इतनी ठोस होनी चाहिए, वो ऐसी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगे, इस तरह से भयावह तस्वीरें आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हिमानी, जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के। और इतनी दुख की बात है कि हम ये नहीं रियलाइज करते कि जो नेचर है उसको हम क्यों ह्यूमन एरोगेंस में मानते हुए हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज की भी बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज के पीछे कौन है? ये सिर्फ एक ह्यूमन एरोगेंस है कि हम रियलाइज ही नहीं कर रहे कि नेचर के साथ कैसे डील करना है। और फ्रॉम अ प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं, अभी हमने एक वाइट पेपर मेरी फाउंडेशन सीपी कुकरेजा फाउंडेशन फॉर डिजाइन एक्सीलेंस ने निकाला, जो हमने सरकार के सामने रखा है, फ्यूचर ऑफ द हिमालयाज। आप मानिए हिमालयाज का इफेक्ट इस दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन पे होता है, ये आबादी पे 2 बिलियन लोगों के ऊपर, लेकिन हम ध्यान ही नहीं कर रहे यहाँ पे। और मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, वहां के लोगों को भी अपेक्षा है डेवलपमेंट की, लेकिन डेवलपमेंट सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से होनी चाहिए। तो जिस तरीके की पॉलिसीज हैं, जो हमारे वहाँ की बिल्डिंग बायलॉज है, जो प्लानिंग नॉर्म्स हमारे, मैं इनकी भी बात करूं, अगर जो हमारे 13 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज हैं हिमालय से लगते हुए, तो वो इस तरीके के आर्केक सिस्टम्स हैं। हमने दिल्ली जैसे शहरों से प्लेन से उठा के वो पॉलिसीज हम माउंटेन्स में लेके जा रहे हैं। माउंटेन्स में कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती, जैसे आपने कहा जो नेपाल में हो रहा है उसका डर, अब यूपी और बिहार में उसका क्या इफेक्ट होगा, आप उसकी बात कर रहे हैं कि कोई सीमा नहीं है ऐसी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल सीमा नहीं है हिमालयाज की। जो चीज आप अपस्ट्रीम में करते हैं उसका इफेक्ट डाउनस्ट्रीम में होता है। ठीक है, जो चीज एक वैली में अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होती है उसका इफेक्ट जाके अगली वैली में भी फील किया जाता है। तो बहुत आवश्यक हो गया है कि पहली चीज हम अपने बायलॉज को एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से कॉन्टेक्चुअल बनाते हुए हिमालय से वो क्रिएट करें। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि हम साइलोस में ना काम करें। हमारे यहाँ पे हम कहते हैं जी, हमारे जो टूरिस्ट हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है साल बाय साल, हम बड़े वो आंकड़ों से खुश हो जाते हैं सुन के, और टूरिज्म डिपार्टमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। रोड वाले रोड्स बना रहे हैं, हिल्स को, माउंटेन्स को फ्लैटन करते हुए। टनल्स हम बना रहे हैं बिना सोचे समझे कि जी हमने आधा घंटा 1 घंटा जर्नी का बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्यों इतना आवश्यक है वो बचाना? और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना, तो हर डिपार्टमेंट साइलोस में काम कर रहा है, लेकिन माउंटेन रेंज तो एक ही है ना, वो तो साइलोस में नहीं है। तो प्लानिंग हैज टू बी थॉट थ्रू इन टोटलिटी। यही इसी प्लानिंग की तो बात है, उसी रियल टाइम की तो बात है कि वो अगर पहले से पता चल जाए तो शायद इतना नुकसान ना हो। ठीक है, कुदरत के कहर को आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ हद तक कंट्रोल तो कर सकते हैं। लेकिन अनिल झा जी, आप तो पूर्व उद्योग मंत्री रहे नेपाल के, क्यों आखिर ऐसा होता है, चाहे कोई पार्टी हो चाहे कोई भी, मैं तो यहाँ पर किसी की भी बात कर रही हूँ, कि क्यों हमेशा अंतिम, मेरे ख्याल से अंतिम पंक्ति में भी कहीं दिखाई नहीं देता है। राजनीति पर सब बात करते हैं, लेकिन आपदा जो इतना जरूरी है कि हमको इस पर कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, वो क्यों आखिर पीछे छूट जाते हैं? क्यों नहीं उसको सबसे पहले हम रखते हैं प्रायोरिटी पर? ऐसा है कि प्रायोरिटी पे रखते तो हैं, लेकिन अब आपदा जो है वो कभी, जैसा कि हमसे पहले बोलने वाले पैनलिस्ट लोगों ने कहा, वो आपदा कुछ कह करके तो आती नहीं है कि हम फलाने समय आ रहे हैं। इलेक्शन तो आगे से तय होता है, या कोई पार्टी संगठन का काम है तो पहले से तय होता है। लेकिन आपदा जब आती है, जैसे यहीं पे जो रसुआ जिला है, उसके जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी, उनकी बहू और उनकी नातनी, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, वो तीनों मिसिंग है। तो हैं तो पार्टी प्रेसिडेंट वहाँ के, लेकिन उनका अपने घर में ही 5 सदस्यीय परिवार में 3 लोग मिस हो गए हैं अभी तक, जो मुझे जानकारी है। तो स्वाभाविक रूप से राजनीति जब होता है तब तो उस समय तो मौसम या बाकी जो विषय है वह उनके देख करके होता है। लेकिन आपदा, कोई भी संकट
इस तरह का जो राष्ट्रीय विपद है, यह तो कह करके तो आती नहीं है। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है, लेकिन राजनीतिक लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता लोग, वही तो प्रधानमंत्री हैं, वही तो मंत्री हैं, जो कोई भी हैं, और आज सभी नेपाल की सभी राजनीतिक दल एक साथ एक स्वर में सरकार को सपोर्ट करने का या जो कुछ भी आवश्यक है उसमें एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला करके चलने का जो एक प्रतिज्ञा किया है, तो ये राजनीतिक रूप से इसको आप सॉलिडेरिटी कहिए, ऐक्यबद्धता कहिए, नहीं दर्द सर, के ये समय तो में, पीड़ा के एक्सक्यूज समय ही में। माना जाएगा ना। आपकी बात ठीक है कि जो आपदा है वो बताकर तो नहीं आती है, पर सर यही तो है कि आप कितने तैयार हैं उस आपदा के लिए, यही तो वो प्लानिंग है, इसी की तो बात हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, वैलिड है कि बताकर नहीं आती है, लेकिन वही बात हो रही है कि कम से कम नुकसान हो। तो फिर तो ऐसे जापान या बाकी और देशों का अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं तो वो तो बेकार है, फिर बेमाना है। फिर मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन यहाँ पर कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं और डॉक्टर MC मिश्रा से मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी, सर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और भारत के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या कोई प्लान B, कोई प्लान C, क्या कुछ है सर इस तरह से? धन्यवाद हिमानी, ये चर्चा बेहद गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण आपके इसमें अतिथि हैं जो इस पर विचार दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदा न तो पहली बार आई है, न आखिरी बार आई है, ये होता रहा है। जनरल बंसल ने 2013 का जिक्र किया, उससे पहले लद्दाख में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, अगर आपको याद हो, तो उसमें पूरा हॉस्पिटल इसी तरह से कवर हो गया था कीचड़ से, जैसे अभी आप दिखा रही हैं। और जैसे अनिल झा जी ने कहा, प्राकृतिक आपदा इस स्केल की हो तो उसके लिए कोई भी प्रिपरेशन काम नहीं आएगी। उसमें केवल आप डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं पोस्ट फ्लैश फ्लड्स। उत्तराखंड में लगभग अनुमान था कि 10,000 लोग बह गए, दे वर जस्ट वॉश्ड अवे विद द फ्लैश फ्लड्स। तो इस जो स्केल होता है इसका, ये इतना जबरदस्त होता है और खुद ही आप देख ही रही हैं, उसमें कोई भी ठहर नहीं सकता। और चूंकि अब बात आ रही है पर्यावरण की कि उसमें किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या उसकी वजह से है ये, या अब जैसे जापान में भी सुनामी आई थी, उसमें उनका एक न्यूक्लियर प्लांट था वो डैमेज हो गया था, फुकुशिमा। तो इस तरह के स्केल की जब भी कोई आपदा आती है तो उसमें हम पोस्ट आपदा अच्छा इंतजाम करें, ये एक हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस आपदा को तो कोई रोक नहीं सकता, इसको जितनी मर्जी प्रिपरेशन आप कर लीजिए, ये आपदा सिर्फ केवल उसके बाद के लिए आपको तैयार होना है कि उसमें अगर लोग इम्पैक्ट हुए हैं उनको किस तरह से, जिनको रेस्क्यू किया जा सकता है, और जो पोस्ट अभी जब इसकी रिहेबिलिटेशन होगा उसमें क्या बीमारी फैल सकती है, उससे रोकने जिनके घर बह गए। यही था, मैंने इसीलिए कहा कि आप आपदा को रोक नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, आप उसके कहर को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कितनी जल्दी उसके बाद आप कितने लोगों को इवैक्यूएट वहां से कर सकते हैं, वो मदद कितनी जल्द उन तक पहुंच सकती है। और ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर भी हमारे साथ हैं, वो बेहतर तरीके से इसको और बताएंगे कि सर कितना चैलेंज ये होता है जब 19 पुल वहां पर बह गए हैं, कोई पता नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का पूरा रास्ता वहां पर कट चुका है, मौसम तो है ही जो बार बार ब्रेक लगा रहा है वहां पर किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में, कितना बड़ा चैलेंज होता है सर ये? हिमानी, देखिए जब भी ऐसा डिजास्टर होता है तो एक तो है कि डिजास्टर के पहले से ही कुछ तैयारी तैयार रहती हैं। फॉर एग्जांपल NDA में, NDRF भारत में और नेपाल सरकार भी डिजास्टर के पहले से ही कुछ चिन्हित जगहों पर दवाइयां, राशन, आटा, दाल, चावल, कुकिंग गैस और केरोसिन जमा करके रखती है, ताकि शॉर्ट नोटिस पे उनको या तो हेलीकॉप्टर के द्वारा या जैसे इंडियन एयरफोर्स में C-130 विमान है उनके द्वारा डिजास्टर प्रोन एरिया में भेज सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता है, तो उस हालात में एयर ड्रॉपिंग की भी व्यवस्था है। चिली में जब ऐसा हुआ था तो चिली की एयरफोर्स ने पैराशूट के जरिए, क्योंकि एरिया बहुत रिमोट में था और कोई रनवे नहीं था, पैराशूट के जरिए डिजास्टर रिलीफ मटेरियल गिराया था। हिमानी, मैं जरा स्विस एल्प्स की बात करना चाहता हूँ। देखिए स्विट्जरलैंड में एल्प्स माउंटेन रेंज में इस तरह के
हिमस्खलन अक्सर होते रहते हैं, हर 2-3 साल में एक बार। उससे सीखते हुए उन्होंने 2-3 कार्रवाइयां की हैं। एक तो ये है कि जितने हाई ऑल्टीट्यूड में जो टॉप ऑफ माउंटेन है वहां पे जितने ग्लेशियर हैं उनकी या तो जमीन से एक माउंटेनियरिंग टीम जाकर इंस्पेक्ट करती है या आजकल ड्रोन से या सैटेलाइट से देखती है। अगर 15,000 18,000 फीट पर कोई आर्टिफिशियल लेक अचानक से बन गया है, चाहे वो ग्लेशियर के पिघलने से हो, चाहे क्लाउड बस्टिंग की वजह से हो, या जो ग्लेशियर का स्नाउट होता है माउथ, वहां पर जो मोरेन होता है उसकी जो डेब्रीज जमा हो जाती है, एक प्राकृतिक डैम सा बन जाता है। तो इनका रिकनेसेंस करते रहते हैं। और स्विस गवर्नमेंट क्या करती है कि जरूरत के मुताबिक उनका एक प्लान्ड डिमोलिशन भी करते हैं। यानी जब उनको लगता है कि एक ग्लेशियर लेक फॉर्म हो गई है जो कि आज से 15 दिन पहले नहीं थी, तो उसमें जैसे ही मोरेन, कीचड़, डेब्रीज और पानी का लेवल करीबन 7-8 फीट ऊंचा होता है, तो नीचे के क्षेत्र में वार्निंग देने के बाद एक डिमोलिशिंग चार्ज लगाकर उस ग्लेशियर के उस पिघलते हुए भाग को डिमोलिश कर दिया जाता है ताकि पानी कंट्रोल तरीके से बह के नीचे आए। जी जी, इसी पॉइंट को, जो पॉइंट आप यहाँ पर कह रहे हैं, सुशील कुमार जी भी हमारे साथ है, जियोलॉजिस्ट हमारे बीच इस वक्त है, और हम जियोलॉजिकल नजरिए से समझना चाहेंगे सर, ये जो बाढ़ यहाँ पर आई है, साथ ही ये जो फ्लैश फ्लड है, ये जो लैंडस्लाइड है, या जिसका जिक्र यहाँ पर कैप्टन भी कर रहे थे, इसको मैदानी इलाके में जब ये आता है, ये कितना जबरदस्त होता है, ये कितना खतरनाक होता है और कितना समय मिलता है? देखिए हिमानी जी, इसमें हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यहाँ जो हुआ है वो ग्लेशियर ब्रेक हुआ है, टूटा है, और वो एक रिवर, ढेंडे रिवर है जो चाइना और नेपाल के बीच की पासेज है, उसका वो ब्लॉक हो गई बेसिकली। अब आप सोचिए 5,200 मीटर की हाइट से वो ग्लेशियर गिरा और इस रिवर को ब्लॉक कर दिया उसने, और इस रिवर को ब्लॉक कर फिर जब ये उसे वहां पर बहुत ज्यादा मलबा वगैरह इकट्ठा हो गया, फिर वो ब्रेक होकर, चूंकि साइंटिफिक सिग्नल में भी ये रजिस्टर्ड हुआ है, फिर उसे ब्रेक किया उसने, और फिर मलबे के साथ में पूरे चीजें नीचे आई एकदम से। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें, जब हम बात करते हैं कि हमें सीखना चाहिए, देखिए श्रीगंगा जोशीमठ से ऊपर जो हुआ था सेम चीज थी, वहां पर भी ग्लेशियर ब्रेक हुआ था, और बहुत सारे जो वहां पर ब्रिजेस, ये डैम थे, पूरा डैम का डैम वॉश आउट हो गया था। केदारनाथ तो हम सबने डिस्कस किया है अभी सर ने, और केदारनाथ की घटना तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि वहां क्या हुआ था। अब क्वेश्चन ये आता है, इन सब घटनाओं से अभी मेरे साथी ने बताया कि भाई इसमें नुकसान कम से कम कैसे हो, हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं साइंटिफिकली। बेसिकली जियोफिजिसिस्ट फ्रॉम वाडिया इंस्टीट्यूट, एक्स हेड ऑफ जियोफिजिक्स देयर। तो इसमें आप देखिए, ग्लेशियर को लगातार और सैटेलाइट और ड्रोन से मॉनिटरिंग बहुत ही रियल टाइम में बहुत जरूरी है, यदि इस तरह की घटनाओं को थोड़ा सा कम करना है हमें। क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, हम वैसे इसमें ये माने कि हम बिल्कुल इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्लो इतना, आप सोचेंगे इतनी हाइट से और वो इतनी 1200 मीटर की वैली में गिर रहा है मटेरियल, तो उसे कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन ग्लेशियर मॉनिटर तो हो सकता है, लेक जहां पर होती है, उसके फ्लो को, वो डेब्रीज, वो लैंडस्लाइड, उसको मॉनिटर तो किया जा सकता है क्या? ये कोई इस तरह का मॉनिटर, यही तो ये ड्रोन और उसकी वजह से। और हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ग्लेशियर लेक्स हैं हिमालय में, ठीक है, वहां पर 10 जो ग्लेशियर लेक्स हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने उन्हें आइडेंटिफाई किया है, तो उन पर बेसिकली अर्ली वार्निंग सेंसर लगाए जाने चाहिए, और बहुत ही वहां साइलेंस सिस्टम होना चाहिए जो हम लोगों को बचाना चाहते हैं इस तरह से। और नदी के किनारे जितने भी गांव बसे हैं और इस तरह की सिचुएशन में है, वो उनमें यही तो बात है सर, ये चर्चा जब इस तरह की कोई आपदा आती है तब हम पैनल पर बैठकर करते हैं, डिबेट में बैठकर करते हैं, लेकिन यही हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो हमारा सिस्टम, ये जो हमारी पॉलिसी में, इनको इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जनरल बंसल, अब जब हम बात कर रहे हैं यूपी बिहार में, आप देखिए ना कि अलर्ट जारी कर दिया गया। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि नेपाल से आने वाला ये जो अचानक ये जल प्रवाह जितनी तेजी के साथ ये बढ़ रहा है, क्या अर्ली वार्निंग से लेकर इवैक्यूएशन तक एंड टू एंड सिस्टम कुछ ऐसा है हमारे पास? बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे पास सिस्टम है, क्योंकि हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नेशनल लेवल पर भी है और स्टेट लेवल पर भी है। तो उन सबको देखते हुए, खास करके जब ये पानी मैदान में आता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसमें इवैक्यूएशन के जो है चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं, लेकिन जो है हिल में नहीं होते। और जैसे प्रोफेसर मिश्रा ने बिल्कुल सही कहा, खासकर हिली एरिया में आपको अब कुछ ज़्यादा समय नहीं मिलता, और कोई भी
प्रिकॉशन या वो नहीं लिए जा सकते। अभी जो आपने कहा कि ये नेशनल मुद्दा नहीं, ये इंटरनेशनल मुद्दा है। इंटरनेशनल मुद्दा इसलिए है कि ज़्यादातर जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंजेज है, उसका पहले बड़ा आपस में बातचीत होती थी। जब से अमेरिका ने अपने आप को विड्रॉ किया है तो ये बातें करना खत्म हो गया है। तो ये जो एक ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जैसा जो है ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि जो एक लेक होती हैं उसके अंदर जो लेवल अगर बढ़ता है पानी का तो वो ग्लेशियर ज्यादा जमा होगा, तो जब समय पर वो ऊंचा हो जाता है तो उसको नीचा किया जाए, क्योंकि जो ग्लेशियर का साइज है वो कम होगा। और उसको देखते हुए इस तरह से जो मैनुअल तरीके से या जो आर्टिफिशियल तरीके से किया जा सकता है, किया जाना जरूरी है। और ऐसी स्थिति में जब आपके पास कोई वार्निंग ही नहीं हो, जब फ्लैश फ्लड आता है विद इन फ्यू मिनट्स एवरीथिंग गोज डाउन द ड्रेन, तो उस समय ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ, जैसे कहा जा रहा है कि चाइना को एक अर्ली वार्निंग कुछ मिला था और 1 घंटे पहले अगर चाइना इस तरह का अर्ली वार्निंग को शेयर कर लेता, हालांकि ये एलिगेशन काउंटर एलिगेशन है, चाइना इसको कह रहा है कि नहीं हमें ऐसा नहीं था, जबकि जो नेपाल की गवर्नमेंट कह रही है कि चाइना को ये हमारे साथ शेयर करना चाहता। इसके साथ साथ एक और भी बात है कि जो तिब्बत के अंदर में रोड बन रही हैं, टनल बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं, उनका भी इफेक्ट इसके ऊपर में हुआ है। तो ये सब कुछ नेचुरल तो कहते हैं, इसमें काफी कंट्रीब्यूशन ह्यूमन बीइंग का भी है, तो इसको नेचुरल के साथ साथ एक मैन मेड भी कहा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है, जितना डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको रोका जा सकता है, इस तरह से प्रकृति के साथ और खास करके जो नदियां हैं जिनके किनारे पे लोग बसते हैं उनको वहां ना बसाया जाए। और इसको देखते हुए एक अपने आप को उससे बहुत दूर जो एक सर्वे करना बहुत जरूरी है कि कितना पानी ऊपर आ सकता है, वर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है, उन सबको देखते हुए इस प्रकार से जो रिलोकेशन होना चाहिए पॉपुलेशन का कि वो इफेक्टेड ना हो, जिससे कि आपदा को कुछ कम किया जा सके। बैक टू यू। बिल्कुल ठीक बात है। और डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगी, क्या ये भी होना चाहिए सरकार को अभी से, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रैटेजिक जो लोकेशंस हैं उस पर बोट्स हो, मेडिकल टीम्स हो, या फिर फ्यूल या फिर जो भी एसेंशियल सप्लाईज हैं या प्रीपोजिशन है, उनकी तैयारी उस तरह से करनी चाहिए। जाहिर सी बात है सिर्फ अलर्ट जारी करना तो नहीं होगा काफी। नहीं, वो तैयारी तो जैसे जनरल बंसल ने कहा वो तैयारी होती है। वो तैयारी हमारी स्टेट लेवल पे भी होती है, नेशनल लेवल पे भी होती है। और आप देखिए, आप कितनी आपदाएं आई पिछले वर्ष, वायनाड में जो समस्या आई इतनी, वहां पे भी बहुत गंभीर समस्या थी। यही सब था, उसी बिल्कुल यही, इतना इस लेवल का नहीं था बट इससे थोड़ा सा एक स्केल लेवल था वो। लेकिन वहां पे एनडीआरएफ ने इतना अच्छा काम किया और उत्तराखंड में भी एनडीआरएफ ने बहुत अच्छा काम किया, कश्मीर लद्दाख में भी बहुत अच्छा काम किया। पोस्ट डिजास्टर के लिए तैयारी पूरी है। डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? प्राकृतिक आपदा को बचाने के लिए केवल हम ये कर सकते हैं कि क्या उसको स्टिमुलस दे रहा है इस तरह की घटना के लिए। और हिमालयाज वैसे भी अनस्टेबल ये रॉक्स हैं यहाँ पे, ये कच्ची हैं, तो यहाँ पे इस तरह का जो लैंडस्लाइड जब होता है तो ये देखिए ना कितना उसमें वो आ रही है, मिट्टी आ रही है उसमें वो नहीं है कोई बर्फ के वो सिल्लियां नहीं आ रही जैसा स्विट्जरलैंड में तो पूरे ग्लेशियर है वो बर्फ से ढके हैं, वो स्टेबल हैं थोड़े से। ये हमारा जो हिमालय जो रेंज है ये अनस्टेबल है। दीक्षु जी, मैं आपसे यहाँ पर समझना चाह रही हूँ कि क्या जो हर जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है उसका जीआई बेस्ड जो डिजास्टर मैप है, क्या वो एक होना चाहिए? बिल्कुल हिमानी, वो तो जरूरी है। बट एक चीज मैं बहुत आवश्यक यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारी इस चर्चा में ये बात हो रही है कि प्राकृतिक आपदा है और उसे रोका नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ हद तक शायद मैं वो समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन द मेन इशू इज कि जब ये ऐसी कोई आपदा होती है तो उसका कितना डैमेज होता है। और वो डैमेज इसलिए है, जिस तरीके का गंभीर रूप का हम देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, वो इस वजह से क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शंस हुई हैं ये गलत हुई है। ये कंस्ट्रक्शन जहां नहीं होनी चाहिए थी। पहाड़ों में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एक वेलोसिटी से पानी आएगा और फ्लो ऑफ वाटर को अगर ह्यूमन सेटलमेंट रोकने की कोशिश करेगी तो तबाही तो होनी ही है। तो इस तरीके की चीजें तो सर, आप एक टाउन प्लानर भी है और मैं उस लिहाज से भी आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या जब सरकारें ये नए पुल हो, सड़क हो या फिर इस तरह से कोई भी मकान बनाती है तो क्या प्लानिंग में फ्यूचर फ्लड रिस्क जो है उसको तवज्जो दी जाती है, उसको पर्याप्त महत्व दिया जाता है?
नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। और आपने जो GIS का भी पूछा, इस तरीके की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आज हैं, आसानी से हर इंजीनियर के पास होती हैं। और उस तरीके की फीजिबिलिटी स्टडीज करना, हमारे यहाँ पे फीजिबिलिटी स्टडी की जगह पहले ही डिसाइड हो जाता है पॉलिटिकली कि किस तरफ से सड़क जानी है, किधर टनल होनी है। बट दैट्स नॉट राइट। जैसे अभी डॉक्टर मिश्रा जी ने कहा कि भाई हिमालयस इज अ वेरी फ्रेजाइल माउंटेन रेंज, और ये अभी भी इवॉल्व हो रही है, टेक्टोनिकली ये अभी भी हिलती है। तो देयरफॉर अगर हम इसमें कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे सड़क बना रहे हैं या टनल बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि यहाँ पे पहले इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना, टोपोग्राफी की, सॉइल की, जियोलॉजी की, हाइड्रोलॉजी की, ये सब स्टडीज होने के बाद साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे। और एक और चीज, ये जो भी स्टडीज हो ये हिस्टोरिकल डेटा पे नहीं हो सकती, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से डेटा बहुत बदल चुका है और वो डेटा इररिलेवेंट भी है काफी। तो हमें फ्यूचर प्रोजेक्शंस के डेटा के बेसिस पे डिजाइनिंग करनी जरूरी है। और मैं आपको ये पूरा आश्वासन दे सकता हूँ कि अगर हम साइंटिफिकली डिजाइन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे किसी ने अभी स्विट्जरलैंड का एग्जांपल दिया, क्या वहां ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती है? सो साइंटिफिकली प्लानिंग जब होती है तो वो रैशनल प्लानिंग होती है। अगर सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव से या इमोशनल मोटिव से प्लानिंग होगी तो फिर इसी तरीके की इमोशंस हमें फेस करनी पड़ेंगी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और अनिल जी भी हमारे साथ हैं, वो भी शायद आपकी बात से इत्तेफाक रखेंगे। दीक्षु जी, अनिल जी, क्योंकि आप ये देखिए ना, नेपाल की तरफ बने जो भी डैम्स हैं, बैरेजेस हैं, या वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, आप देखिए ना कि किस तरह का असर पड़ा है, सब कुछ स्वाहा हो गया है। ऐसा है हिमानी जी कि नेपाल तो भारत और चीन से टेक्नोलॉजिकली भी और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पीछे है। अब चीन के तरफ के बारे में जो सूचना आ रही है, अब वो सच है नहीं है मैं वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ, कि उनका जो बॉर्डर पे करीब 300 मैंने स्टाफ थे सरकारी, पुलिस या सेना या अर्धसैनिक बल, वो और बहुत ही अत्याधुनिक भवन था, वो सेकंड के अंदर में, आधा सेकंड के अंदर में वो स्वाहा हो गया। एक वीडियो आ रहा है कि ये चाइनीज साइड का है, पता नहीं वो AI बनाया है या नेचुरल है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन नेपाल साइड में तो जो हमारे कस्टम के 40 से स्टाफ थे वहाँ, उसके चीफ संजोग से बचे हुए हैं, तो उनका कहना था कि 25 लोग हमारे बचे हुए हैं, 15 लोग कहाँ अभी तक मिसिंग हैं, और 200 से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आजकल उधर से आ रहा है, तो था वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे अब कुछ नहीं है, मतलब सीधे आप फील्ड वॉश आउट हो गया पूरी तरह। तो जो सरकारी अफसर भी थे, जो जैसा कि हमारे यहाँ एक्सपर्ट लोग हैं विभिन्न सेक्टर के, इंटरनेशनली नेशनली जानकार लोग हमारे पैनल में हैं, लोग बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ बड़ी गंभीरता से। तो उन लोगों ने जो बताया, तो आप कोई चीज ले जाकर रखेंगे, हमारा पुलिस बहुत मिसिंग है, APF जो हमारा है बॉर्डर पे रहता है, उसका सैकड़ों लोग अभी तक मिसिंग हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आप बताएं कि हाइड्रो पावर्स का कितना है, एक ही परिवार का 3-3 लोग जो तराई से गए थे, इंजीनियर थे, सब इंजीनियर थे, वो सब पूरा टीम ही मतलब गायब है। तो इस तरह से जो ये आपदा है, और एक साथ मुझे लग रहा है कि ये 100 मीटर के हाइट पे, एक साथ 100 मीटर या उससे भी ज्यादा, क्योंकि पहाड़ों में, हिमालयों में तो क्या है कि नदियां बहुत नीचे है ना, और एक ही साथ, और उसकी संकीर्ण है, तो काफी स्पीड था, 140 किलोमीटर से ज्यादा का स्पीड था। तो आप इसको मानिए कि आधा मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है वो पानी। तो इस चीज को मैं तो नहीं समझता हूँ कि अभी हम लोग स्क्रीन पे बात कर रहे हैं, टीवी पे बात कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन अब उस समय आप देखिए ना, आप स्वयं दिखा रही हैं कि किस तरह से लोग जो है मतलब आगे हैं और पीछे मतलब पूरी नरसंहार के लिए वो बाढ़ जो है। ठीक है, लेकिन सुशील जी, हम ये भी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो हिमालय है, ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ, हम बात कर रहे हैं कि हिमालय में जो ऐसी घटनाएं हैं उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से बढ़ रही है, उसकी इंटेंसिटी किस तरह से बढ़ रही है। तो फिर उसके लिए क्या हो, क्या अगर मैं भारत नेपाल सीमा की यहाँ पर बात करूँ, तो क्या वो प्रॉपर जो ये पूरा क्षेत्र है, क्या वो हैजर्ड मैपिंग वो पर्याप्त है, या आपको क्या लग रहा है क्या यहाँ पर होना चाहिए, वो सैटेलाइट प्लस ग्राउंड मॉनिटरिंग सिस्टम, या क्या होना चाहिए? हिमानी जी, इसमें क्या होना चाहिए कि अभी जो हमारे इस तरह की सिचुएशन हिमालय में है, बहुत सारी लेक्स आइडेंटिफाइड हैं ऑलरेडी, तो हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी नदी के किनारे गांव बसे हैं, उसमें एवैक्यूएशन रूट होना चाहिए, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होना चाहिए, वो वहां नहीं होने चाहिए यदि इतना बड़ा रिस्क है। और जो हमारे ब्रिजेस हैं, सड़क है,
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं जी ठीक है, और जिनमें रिस्क है, फ्लैश फ्लड का जिसमें रिस्क है, हाँ। उन्हें उनका जो अभी मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई उन्हें भी ध्यान में रखकर और रिस्क को देखकर बनाना चाहिए। और ऑलरेडी जो बने हुए हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, माफी के साथ रोकूंगी, समय इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन बिल्कुल ये करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हम करते नहीं हैं, हम जागते तब हैं जब कोई हादसा हो जाता है, जब इस तरह की आपदा हो जाती है। ठीक है, नहीं रोकी जा सकती, लेकिन उसको कुछ हद तक या उसके बाद कितनी जल्दी आप वापस बाउंस बैक करते हैं, कम से कम वो इंतजाम तो किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।